बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान, जो कि कक्षा 9वीं के लिए पाठ्य पुस्तक है। तो आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का अध्याय 2, जो कि कक्षा 9वीं का पाठ है। अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इसके पहले हम अध्याय 1 पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं बच्चों। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल, जल या जूस शुद्ध है। रसोई में उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएं यहाँ पर दे रखी है। तो क्या ये शुद्ध है, क्योंकि उनके ऊपर तो लिखा हुआ ही रहता है शुद्ध घी, शुद्ध नमक या शुद्ध जो भी चीजें। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। मतलब दूध में जो है जल भी होता, पानी भी होता, वसा भी होती है और प्रोटीन भी होता। इस प्रकार ये इसका मिश्रण होता है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं। तो इस प्रकार हमने देख लिया बच्चों कि शुद्ध पदार्थ जो होता है वह 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बना होता है। तो सभी पदार्थ इसी प्रकार बनते हैं। तो शुद्ध पदार्थ जो है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, उसे ही शुद्ध पदार्थ वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाता है। और जब हम चारों ओर अपने वातावरण में देखते हैं तो वहाँ जो सभी पदार्थ होते हैं वो 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने होते हैं, जैसे खनिज, मिट्टी, समुद्र का जल। अब हम आगे पढ़ेंगे मिश्रण क्या है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। मिश्रण क्या आपको पता होना चाहिए, मिश्रण क्या और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो मिश्रण क्या है। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। सोडियम क्लोराइड मतलब जो खाने वाला नमक होता है वह अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों से पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ मिट्टी में एक समान कण नहीं होते। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होते। तो हमने यहाँ पर देख लिया बच्चों कि सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, यह एक शुद्ध पदार्थ है। इसी प्रकार चीनी जो है एक शुद्ध पदार्थ होता है, जबकि पेय पदार्थ और मिट्टी जो है उसमें एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे मिश्रण के प्रकार। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि मिश्रण क्या है। तो मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध अवयवों, तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। इसका उदाहरण हम लिख देंगे मिट्टी। अब मिश्रण के प्रकार पढ़ेंगे। तो अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 2 प्रकार हम पढ़ेंगे। मिश्रण के 2 प्रकार है, समांगी मिश्रण, ठीक है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जो एक ही प्रकार के, ठीक है, एक ही प्रकार की उसकी बनावट होती है, जिसकी बनावट समान होती है। ठीक है, मिश्रण जिसकी बनावट समान होती है, इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। और इन मिश्रणों के उदाहरण है जल में नमक। जब जल में पानी में नमक घोलते हैं तो उसमें बनावट एक जैसी हो जाती है, उसमें नमक हमें अलग से दिखाई नहीं देता है, एक समान हो जाता है। जैसे जल में चीनी, जल में हम चीनी घोलते हैं, शक्कर घोलते हैं तो भी जल एक जैसा दिखाई देता है और कुछ भी
उसमें अलग अलग पदार्थ नहीं दिखाई देते हैं, तो इस प्रकार के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं, जिसमें विलयन या मिश्रण की बनावट एक जैसी होती है, उसे पृथक से नहीं देखा जा सकता है, तो इस प्रकार के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। उसी प्रकार विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें उसके जो घटक तत्व है हमें स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देते हैं, है ना, उनके अंश जो है भौतिक दृष्टि से पृथक है। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, मतलब सोडियम क्लोराइड नमक और लोहे की छीलन को यदि रख देंगे तो इसमें हमें दोनों ही चीजें अलग अलग दिखाई देगी। नमक और सल्फर तथा जल और तेल, ठीक है, जल में यदि तेल मिलाएंगे तो जल और तेल दोनों अलग अलग हमें स्पष्ट दिखाई देंगे और एक दूसरे में नहीं घुलेंगे। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया मिश्रण के दो प्रकार है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में मिश्रण के कण अलग अलग नहीं दिखाई देते, उसके घटक तत्व अलग नहीं दिखाई देते, उसकी बनावट एक जैसी होती है, जैसे जल में नमक और जल में चीनी। उसी प्रकार विषमांगी मिश्रण में उसके जो अंश है भौतिक दृष्टि से हमें पृथक पृथक दिखाई देते हैं, जैसे नमक और सल्फर तथा जल में तेल जो है विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। अब हम आगे पढ़ते हैं बच्चों, अब आगे हम पढ़ते हैं विलयन क्या है। ठीक है, अब जो आगे मुख्य टॉपिक है वह है विलयन क्या है। अब यहाँ पर पदार्थ से आप क्या समझते हैं, तो एक ही प्रकार के शुद्ध तत्वों से मिलकर जो बनते हैं वो पदार्थ होते हैं। ठीक है, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर हमने पढ़ लिया। समांगी मिश्रण में मिश्रण के कण अलग अलग नहीं दिखाई देते, एक जैसी बनावट होती है, जैसे जल में नमक और जल में शक्कर। और विषमांगी मिश्रण में मिश्रण के कण पृथक पृथक हमें दिखाई देते हैं, जैसे जल में तेल, ठीक है, और नमक और सल्फर का मिश्रण। अब आगे हम पढ़ेंगे विलयन। तो विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। जैसे हम विलयनों को देखते हैं लेकिन हमें यह अंदाज ही नहीं होता कि यह एक विलयन है। जैसे नींबू जल, मतलब नींबू और जल का मिश्रण, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस से मिले हो। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन, मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। तो हम वास्तव में जो विलयन होता है वह ठोस विलयन भी हो सकता है जैसे मिश्र धातु, ठीक है, और गैसीय विलयन भी हो सकता है जैसे गैसीय विलयन का सबसे अच्छा उदाहरण है वायु। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। ठीक है, समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। समांगिकता मतलब समान तरह के होते हैं। विलयन के जो कण हैं वह समान तरह के होते हैं। जैसे नींबू का जो जल है उसका स्वाद हमेशा एक जैसा रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। अब मिश्र धातुएं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मिश्र धातुएं अलग से एक टॉपिक छोटा सा दे रखा बच्चों, इसको पढ़ना हमें जरूरी है। तो मिश्र धातुएं ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, धातुओं के कैसे समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। अवयव मतलब जिन तत्वों से मिलकर बने होते हैं उसमें इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता भौतिक क्रिया द्वारा। लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण है। जो पीतल जो है जिंक और कॉपर का मिश्रण है। तो हमने यहाँ मिश्र धातुएं पढ़ ली है। ठीक है, अब हम विलयन पे आ जाते हैं। फिर से किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलायक और विलय। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता उसे विलायक कहते हैं। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है। जैसे पानी और चीनी के मिश्रण में पानी जो है विलायक है जबकि चीनी जो है विलय है। विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलय कहते हैं। ठीक है, चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलय है और जल विलायक है। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलय है और अल्कोहल विलायक है। वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक
इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में होते हैं, क्योंकि हम इनका जैसे ढक्कन खोलते हैं तो गैस बाहर तेजी से आती है, आपने देखा भी होगा। इसमें विलयन में गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल विलायक है। तो जल में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय होती है। वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। ठीक है, अब यहाँ विलयन के गुण दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पर एक या दो गुण तो याद होने चाहिए विलयन के। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, विलयन कैसा समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर कितना होता है 10 की घात ऋण 9 मीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात ऋण 9 मीटर होता है। से भी छोटे होते इसलिए वे आंख से नहीं देखे जा सकते। इतने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश किरण को फैलाते नहीं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी होता है। यदि आप उसको छोड़ भी दोगे तो विलेय के कण नीचे नहीं बैठेंगे। जैसे पानी में जब हम शक्कर घोल देंगे, ठीक है, थोड़ी देर उसको यदि रख भी देंगे तो शक्कर नीचे वापस उसमें जमी हुई हमें नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वह एक विलायक बन गई है। ठीक है, विलयन बन गई, उसमें विलायक में विलेय मिला दिया तो विलयन बन गया है वो। विलयन की सांद्रता, तो विलयन की सांद्रता क्या होती है हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ लेते हैं कि यह क्या होता है। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। अब दूसरा है असंतृप्त विलयन। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन ले और उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा। ठीक है, यदि एक निश्चित तापमान पर हमने संतृप्त विलयन ले लिया है और उसे धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो उपरोक्त दिए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होती है। विलायक की मात्रता, द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो विलयन की सांद्रता जो है विलायक की मात्रा, ठीक है, विलायक की मात्रा मतलब है उसका द्रव्यमान अथवा आयतन से है मात्रा मतलब में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को। ठीक है, विलायक की मात्रा में जो विलेय पदार्थ घुला है उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहली विधि है द्रव्यमान बटे विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ठीक है, इससे हमें जो है विलयन की सांद्रता पता चल जाएगी। उसी प्रकार यदि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100, तो एक बार तो हमने द्रव्यमान ले लिया, एक बार आयतन ले लिया है। उसी प्रकार यहाँ पर हम कर सकते हैं विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। इस तरह से भी हम उसकी सांद्रता निकाल सकते हैं। ये सांद्रता विलयन के आयतन प्रतिशत से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ एक उदाहरण दे रखा बच्चों, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। ठीक है, एक विलयन है उसमें 320 ग्राम जो विलायक है,
और विलायक क्या है, जल है। तो 320 ग्राम जो जल है उसमें 40 ग्राम जो है साधारण नमक विलेय के रूप में है। विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। तो विलयन की सांद्रता के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं। तो यहाँ पे जो ग्राम में दे रखा है मतलब उसका द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है। तो विलेय पदार्थ नमक का द्रव्यमान बराबर 40 ग्राम और विलायक जल का द्रव्यमान बराबर 320 ग्राम। हम जानते हैं विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया, विलेय और विलायक दोनों का द्रव्यमान जोड़ देंगे, ठीक है। तो विलेय का तो है 40 ग्राम क्योंकि नमक है विलेय, और विलायक का जो है 320 ग्राम और दोनों मिला के हो गए 360 ग्राम। अब विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो अब हम पूरे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो विलेय पदार्थ क्या है, नमक है, तो नमक का द्रव्यमान है 40, विलयन का द्रव्यमान हमने निकाला भी 360 है, गुणा 100 कर देंगे। तो इसको जब काट देंगे हम 1 0 से 1 0 से 1 0 गई, ठीक है, और 4 एकम 4 और 4 नम 36, यहाँ पर 9 आ गए हैं, ऊपर बचे हैं 10। तो ये हो जाएंगे 10/9 और जब भाग लगाएंगे तो आ जाएंगे 11.1%, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने विलयन की सांद्रता का परिकल्पन कर लिया है।